अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन नुसरात, मैं उसरा अहमद कसाना। एक बार फिर आपको यौम आज़ादी की मुबारक। और आज की जो ख़बर है बेसिकली वो ये देखना है, ये है कि पाकिस्तान में जश्न आज़ादी कैसे मनाया गया? क्या जो एक खौफ की फ़िज़ा थी उसके अंदर मनाया गया या लोगों ने वाक़तन आज़ाद होके मनाया है? तो इसका तज्ज़िया करेंगे और दीगर उमूर भी हैं काफ़ी जिनके ऊपर डिस्कशन करनी है। और आज हमारे साथ हस्बे मामूल हारून के हमरा का प्रोग्राम जो है वो करने के लिए हारून रशीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया हारून भाई आपका। और मुझे पता है कि आज यौम आज़ादी भी था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट की स्पेशल कि आज स्पेशल प्रोग्राम आज़ादी के हवाले से करना है। तो सबसे पहले तो जो मैंने बात कही कि आज यौम आज़ादी कैसा मनाया गया जी? खौफ की फ़िज़ा में मनाया गया या लोगों ने वाक़तन आज़ादी फ़ील की और आज़ादी को मनाते हुए फिर आज़ादी की जो जश्न है वो भी मनाया गया? मैंने बाहर निकल के तो बहुत कम देखा, यानी कल रात तो बरहनामे लोग थे, अच्छा जितने जी। मामूलन होते हैं उससे कम थे इस्लामाबाद हाईवे पे। जी। और आज दिन में तो ज़ाहिर है सुबह को मैं गया था, शहर में तो नहीं थे, और शाम को तवक्को थी, लेकिन ये मैंने मालूम किया कि भाई झंडे कितने फरोख्त हुए हैं। ये बहुत छोटे कस्बों से लोग आते हैं, मंडी बहाउद्दीन तक, सरगोदा तक से, हाँ, कारियां हाँ। से, लाला मूसा से, यहाँ लाहौर से खरीदारी करते हैं। हुँ। और यहाँ आके 6 रोड रावलपिंडी की जो सेटेलाइट और वहां से लेके तो फिर अपना फैजाबाद तक, और वहां से आगे से कुछ 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता, वहां जगह दी जाती है बैठ के ठीक। वो फरोख्त करते हैं। तो वो जो पूछा गया तो 25% से भी कम झंडे फरोख्त हुए। अच्छा। यानी वो एक साहब से पूछा कितने पैसों के झंडे बेचे, तो उन्होंने 800 रुपए के, 400 रुपए का खाना खा लिया। ओहो! और वो रेडियां वगैरह लेके आते हैं, कोई घोड़े पे आता है, कोई गधे पे, रेडी होती है साथ, फैमिलीज भी साथ होती हैं, वहीं पड़े रहते हैं बेचारे हाँ, चादर वादर लेके। तो बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं, जो मुख्तलिफ मेलों वेलों पे और इस तरह के मौके पे, हाँ। और तहरीक इंसाफ के झंडे पे पाबंदी थी। अगर वो होते, यानी फिजा होती, साजगार होती, तो ज्यादा लोग होते। लाहौर का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि पख्तूनख्वा में तो जुलूस निकले, और यहाँ भी देखा गया कि मौका पाकर लोग गाड़ियों में से झंडा निकाल के हुँ। लहराते थे। तो जितना खौफ है, यानी वकला तक उठाए जा रहे हैं, हाँ। और मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूआत पे बात ही नहीं कर सकता। मैं वही आज देख रहा था उस कि मेन हिसाब स्ट्रीम से मीडिया जो देखा है। जाए तो अंदाजे से ज्यादा, यानी लोग निकले तहरीक इंसाफ के। हुँ। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हालांकि यौम आजादी तो मुतनाज़ा नहीं है। जस्टिस तकी उस्मानी साहब ने उस पर एक बयान भी जारी किया, लेकिन अब जस्टिस तकी उस्मानी साहब का मसला ये है कि साथ वो लिखते हैं शेखुल इस्लाम बयान। अब शेखुल इस्लाम कब से हो गए? हाँ। आलम इस्लाम ने कब से आपको अपना रहनुमा बना लिया है? तो हालांकि बात उन्होंने ठीक की कि भाई ये तो सियासी मसला तो नहीं है, हुँ। इसमें तो सब लोगों को शरीक होना चाहिए। इमरान खान ने अपील भी की थी, लेकिन अब पीटीआई वालों को तो जुलूस निकालने नहीं दिए। 12 निस्बतन पिछले वर्षों के मुकाबले में तो फीका ही रहा। फीका ही रहा। तो इसकी जो पाबंदी आपने बताया कि पीटीआई के झंडों के ऊपर पाबंदी थी, तो क्या इसका कोई नोटिफ़िकेशन निकला हुआ था या एक अनडिक्लेयर्ड, अनअनाउंस्ड पाबंदी नहीं, थी? नोटिफिकेशन का पुलिस वाले से कहा है, तो नोटिफिकेशन अब आई तकरीबन मुअत्तल ही है। नोटिफिकेशन क्या है भाई? हुँ। कितने दिन गुजर गया, ये इस पर बहस हो रही है कि इमरान खान की जमानत पे, और ये कि वो घर का खाना जो है, वो सरकारी वकील अजीब दलील देता है कि उसमें जहर मिला दिया जाएगा, घर वाले जहर मिला के खाना भेजेंगे, हाँ। और वो उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको कोई चख नहीं सकता। वो अव्वल तो वो देखिए, अब तो जिस जमाने में हम रह रहे हैं, ये कोई काम है कि दफ्तर का घर का खाना नहीं दिया जाएगा? हाँ। वो टोकरियां भर भर के हमजा के लिए और नवाज शरीफ के लिए और मोहतरमा मरियम नवाज के लिए ले जाई जाती थी, दिन में 3 दफा टोकरियां, तौबा! टिफिन कैरियर नहीं, टोकरियां। और ऐसे ही लगा हुआ था, और उसको 8 फुट की कोठरी में रखा हुआ है। जो सबसे पॉपुलर लीडर है, ये जमहूरियत है। और जो सर्कल्स में जो कुछ है, इस्लामाबाद में जो कुछ सुनाई दे रहा है, वो ये कि इलेक्शन नहीं होते। हुँ। इलेक्शन की बजाय बात हो रही है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, मईशत को ठीक करने की।
اور وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بڑا وقت لگے گا ظاہر ہے. اب وہ تحریک انصاف کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، اور اس مسلسل یعنی خوف کی فضا قائم رہے. میں سن رہا تھا آرمی چیف صاحب کی تقریر جو انہوں نے کہی ہے وہاں پہ کی ہے کاکول میں، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قوم اور فوج جو ہیں وہ ایک ہیں، اور قوم جو ہے وہ فوج سے بہت محبت کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر محبت سے پھر اتنا ڈر کیوں ہے کہ قوم کو کیوں نہیں ایکسپریس کرنے دیتے وہ محبت جو ہے؟ نہیں بھائی، اسی سوال میں جواب موجود ہے، اس میں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو اپنا یعنی ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کا. ہاں ہاں، گن پوائنٹ پہ تو کوئی محبت نہیں نہ کروا سکتا جی، کہ آپ زبردستی کسی کو کہیں کہ ظاہر ہے یہ کوئی کہنے کی بات ہے. تو ہارون بھائی اس میں مجھے ذرا بتائیں. بھی یاد آپ جب یہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دیں، اب ظاہر ہے حالات اس کے لیے بھی سازگار نہیں ہیں. ہاں نواز شریف صاحب جو ہے بنیں گے وزیر اعظم، تو وزیر اعظم بنے گا کس چیز سے؟ ہاں ہاں ایک آدمی کے پاس درزی کے پاس جاتا کہتا ہے یہ کپڑا سے میرے قمیض شلوار سی، تو کپڑا ہے نہیں اس کے پاس، 4 گرا کپڑا ہے اور 6 گز کا وہ سوٹ سلوانا چاہتا ہے. ووٹ کہاں ہے نون لیگ کے پاس؟ کوئی ووٹر نہیں ہے نون لیگ کے پاس. اور پیپلز پارٹی کے پاس کون سے ووٹ ہیں؟ دیہی سندھ میں، دیہی سندھ میں بھی ووٹ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اگر وہ وڈیرے ان کے ساتھ نہ ہو، اور وڈیرے ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیکشن ہے، وہاں پولیس ان کی ہے، سول سروس ان کی ہے. اب بھی جاتے جاتے وہ سے تبادلے کر گئے ہیں. آپ وہاں وڈیروں کو روک دیں جو ان وڈیروں کو جو غنڈہ گردی کرتے ہیں اور من مانی کرتے ہیں. تو اس کے بعد جی ڈی اے اور پی ٹی آئی مل کے فرض کیجئے الیکشن لڑتے ہیں اور کراچی کی آبادی ٹھیک سے مارک ہوتی ہے، تو پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اکتاہٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. کتنے برس بیت گئے ان کو وہاں پہ حکومت کرتے ہوئے، تو لوگ ان سے اکتا چکے ہیں. 15 برس تو ہو گئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ معلوم ہے. پختونخوا میں تو الٹے لٹک کے دھاندلی کر لیں، سب مل کے دھاندلی کر لیں، پھر بھی نہیں جیت سکتے. پنجاب میں بھی میجارٹی نہیں کیا ہے، بہرحال وہ امیدواروں کو روکیں گے. لیکن ایک بات کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتی، میں سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں کہ ووٹر کو روکیں گے کیسے؟ ہاں جی، مطلب وہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دے دیں گے، آپ یہ کریں گے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے اسپتال، ٹھیک ہے. تو کوشش ہو رہی ہے عمران خان کو، ڈس انفارمیشن بھی بہت پھیلائی جا رہی ہے کہ بھائی ان کو اتنا تنگ کیا جائے وہ چلے جائیں ملک سے باہر. اور افواہیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اور یہ ہے اور نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور فلاں ہے. تو وہ آپ کو پتا ہے ایسے موقع پہ جب ماحول اس طرح کا ہوتا ہے تو کرائے کے کارندے دستیاب ہوتے ہیں اور ہر طرح کے افواہیں پھیلاتے ہیں. ہاں وہ تو کافی ہیں، ان کی تعداد کافی ہے. اچھا ایک طرح مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ سارے ان دور، کی تعداد چاہے کافی نہ ہو مگر بات انہیں وہی کر سکتے ہیں. جو لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو وہ بات نہیں کر سکتے. ہاں ظاہر ہے ان کو تو وہ پھر وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ملتا. لیکن ہارون بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے تمام ادوار پچھلے یہ سارے دیکھے ہیں، ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی معیشت کو استحکام دلانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. مشرف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، باقی لوگوں کو بھی دیکھا، جو لوگ بھی آتے ہیں وہ یہ پہلے یہ کہتے ہیں جی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ سیاسی استحکام نہ ہو، جبکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہوں؟ نہیں، معیشت مشرف نے تو بہتر بنائی تھی، نواز شریف صاحب نے برباد کی تھی، مشرف نے ٹھیک کی تھی. میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے کیسے کیا. جب ریٹائرمنٹ کے بعد پھر تب بھی طویل ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا دن رات کام کرنے سے ہوا. اور کیسے ہوا؟ یعنی سرمایہ کار کا اعتماد حاصل کیا، امن و امان کی فضا قائم کی. اور مشرف اتنے ان پاپولر نہیں تھے جتنے یہ، یعنی شہباز شریف صاحب کا تو 79% کے 82% لوگ کہتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اور مطلب جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے اور جس طرح بے درے غلط بیانی کرتے تھے، ایک گیٹ بھی نہیں رکھی عمران خان نے. بھائی 21 اپنا یونیورسٹیاں اور 23 اپنا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور کیا کیا کچھ اور ڈیم. تو وہ تو ان سے تو لوگ بہت اکتائے ہوئے تھے اور اسحاق ڈار نے 8 مہینے ضائع کر دیے. لیکن فوجی حکومت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے. ایوب خان کے زمانے میں معیشت بہتر ہوئی، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی بہتر ہوئی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ فوج بناتی ہے وہ آخرکار تباہ ہو جاتا ہے. مستقل ترقی ہوتی ہے سول اداروں سے. بالکل.
आप जो इनिशिएटिव लिए वो इनिशिएटिव गलत नहीं है, एग्रीकल्चर में भी, माइनिंग में भी, आईटी वगैरह में भी। और 7-8 अफसर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ गए और वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी ढांचा जब तक ठीक नहीं होता, भाई 600-700 अरब रुपए से लेके 2000 अरब रुपए तक कोई सही फिगर हुकूमत बताती नहीं है, निजकारी में जाया होता है। इस साल पीआईए में 80 अरब से लेके 100 अरब रुपए तक जाया होंगे। तो भाई ये सादा सी बात है, कैसे जान छुड़ाओ। 720 अरब का कर्जा है उनका, 100 अरब रुपए के एसेट्स है। अच्छा, रेलवे में ये है, स्टील मिल में ये है, 15,000 एकड़ जमीन है। 15,000 एकड़ पे ये ओल्ड सिटी से कई गुना ज्यादा है, लाहौर के ओल्ड सिटी से एक शानदार शहर बच सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो वो निष्कारी क्यों नहीं करते? आज तक ये बात समझ में नहीं आई। इतनी मजबूत लॉबीज हैं जो उन्हें नहीं देती हैं कि 15-20 हजार वोट है। अच्छा, निजकारी करो, आईटी का ठीक करो। आईटी का तो बिल्कुल मैं कहता हूँ पहले क्लास से शुरू करना चाहिए। मुस्तकबिल तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अच्छा, वो इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन वो ढांचा चाहिए उसके लिए होता है। ये नहीं एफबीआर ठीक हो, सिविल सर्विस ठीक हो, पुलिस ठीक हो। अब पुलिस को तो आपने कैसी अजीबोगरीब चीज बना दिया, उनको अलाउंस दे दिया घरों में घुस जाए, सामान तोड़े। अभी मेरा दरवाजा तोड़े और मुझे पकड़ के ले जाए घसीटते हुए, तो कोई कुछ कर नहीं सकता और कहेंगे जी हमने पकड़ा ही नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि एक शख्स को और इन अदालतों के साथ जो हुक्म देती है और आप उनका हुक्म नहीं मानते, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि किसी शख्स को पकड़ा हुआ था, इन्होंने उसको छोड़ा, जैसे ही वो घर पहुंचा फिर इसको ये गिरफ्तार करने चले गए पुलिस वाले। नहीं, वो एक आदमी तो नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों आदमी हैं। और फिर उसको देख के उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। पकड़े जाते हैं, रिहा होते हैं। जो अभी चल रही परवेज लाई को ले गए, वो पिंडी से लाहौर ले गए नायब वाले, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। वो तो देखिए सरकारी मुलाजिम इसी तरह काम करता है, जब उसे कुछ न कुछ आजादी हो तो वो कोई ना कोई राय देता है। देखिए जिन्ना मुशर्रफ के दौर का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ जी। एक दिन रात को उन्होंने कहा कि खातून को जो है पीटीवी का सरबराह बना दिया जाए। पीटीवी बहुत ही इम्पोर्टेंट अदालत था, अब तो आपको लगता नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें एक ही चैनल था ना। तो वो सुबह अपना जनरल अजीज साहब गए उनके पास, और वो जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारिक अजीज साहब, उनको तो हिम्मत न पड़ी, तो उन्होंने कहा कि इससे तो बहुत खराब ऐसे जाएगा। वो सुनते थे फिर भी बात। तो अब तो सूरत हाल ऐसी अजीबोगरीब है कि बस क्या आप सर्च करें। तो अभी जो कैबिनेट आ रही है उसका भी जरा थोड़ा सा मुझे बताएं, और अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ डिलीवर कर पाएंगे? अनवारुल हक काकड़ साहब का क्या किरदार है भाई? वो तो लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई इसहाक डार को नहीं बना दिया। इसहाक डार तो इस कदर लाफजनी करते हैं और फिगर वजिंग करते हैं, और कभी इमोशनल बैलेंस ही नहीं है, आईएमएफ को धमकियां देते रहे और उलझाते रहे। वो तो 8 महीने पहले हो जाता है एग्रीमेंट, और ये इतना क्राइसिस होता ही नहीं, इतनी महंगाई ना होती और ये डिफॉल्ट तक नौबत ना पहुंच, डिफॉल्ट के खतरे तक नौबत ना पहुंचती। वो इसहाक डार तो बिल्कुल गुजरा। लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलिए, मगर इनका क्या किरदार है? किरदार उसका होता है जिसकी पावर बेस हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास इख्तियार हो, वही फैसला कर सकता है ना। तो कैबिनेट की खबरें आ रही हैं, कुछ शोएब सरदल साहब का भी नाम सुन रहे हैं, जुल्फिकार चीमा साहब के भी नाम सुन रहे हैं? नहीं शोएब सरदल, मैंने सुबह किसी ने मुझे फोन करके पूछा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हम उन्हें जानते हैं। फिर मेरी उनसे बात हुई, अच्छा, हो गई। कहा इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई 6 होते तो मुझे याद है जब इमरान खान ने मुख्तलिफ मौके पे ऑफर किए और वो हर दफा उन्होंने इनकार किया। वो तो मीनिंगफुल काम करने वाले आदमी, और वो फारिग थोड़ी बैठे हुए हैं। वो देखिए ना, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटियों के पेपर देखते हैं, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों के, और वो दुनिया में जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उसमें शरीक होते हैं, बाज की सदारत भी करते हैं, दुनिया भर में उनका एहतराम है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। और वो क्यों अपना वजीर बन के अपना वकार? तो कामरान खान साहब ने उनका नाम दिया था, कामरान साहब काफी जी उनसे पूछे बगैर ही अपना नाम उनका दे दिया, ऐसे क्या सा रही है। तो वैसे कैबिनेट के बारे में कुछ इतलात हैं कि किस तरह की कैबिनेट बनाई जा रही है,
کیا ہو رہا ہے. باقی نام لیے جا رہے ہیں تو قابل فہم ہے, لیکن فہرست جو وہ تو نہیں بنائیں گے, وہ اب ایک دو آدمی ان کے کہنے میں بھی شامل کر لیں گے. ویسے وہ اپنا سمجھدار آدمی ہے, ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات رہی ہے, کافی اچھا سمجھدار آدمی ہے, تو وہ اپنا مطلب جو کچھ انہیں کہا جائے گا وہ بھی کریں گے, کچھ اپنا بھی کریں گے, مشورے بھی دیں گے, اس لیے کہ وہ لوگ کافی لوگوں سے مراسم ہے ان کے. اور پارٹیوں کا باقی نون لیگ نے ایک بونڈی سی حرکت کی جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں, ایک ان کی تصویر جاری کر دی ہماری میں ملاقات کی ان کے ساتھ, اپنا محترمہ مریم نواز کے ساتھ, کہ یہ بھی تاثر ہے کہ ہماری بھی سینکشن ہے. بس سینکشن ہے آپ کی, تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ بولیں, آپ بیان جاری کریں, ویلکم کریں. اچھا یہ سندھ میں بھی ڈیسائیڈ سنا ہو گیا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام پہ اتفاق ہو گیا جی؟ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر وہاں تو ان کا اصرار ہوگا کہ ان کی مرضی کا ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا جو چیف منسٹر ہیں وہ پارٹیوں کی طرف دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے ان کی طرف. پیپلز پارٹی میں شروع میں تو وابیلا کیا خورشید شاہ نے, کہ یہ ان کا تو نام ہی نہیں تھا فہرست میں, اور بھی لوگوں نے بات کی, لیکن اب تو بعد میں وہ خاموش ہو گیا. اس لیے خاموش ہو گیا کہ سندھ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور باقی جو ہے اندازہ یہ ہے سیٹوں کا جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایسٹیمیٹ لگائے جا رہے ہیں, اگرچہ وہ قبل از وقت ہیں, کوئی 80 سیٹیں ہوں گی کی ہوں گی, اور کوئی 60 پیپلز پارٹی کی ہوں گی, کوئی 74 پی ٹی آئی کی ہوں گی, 2 جماعت اسلامی کی ہوں گی, 2 پرویز خٹک کی ہوں گی, اور کوئی 8-10 جو ہیں وہ اس کی جہانگیر ترین کی ہوں گی. تو یہ مجھے تو کچھ اور اندیشہ لگ رہا ہے, وہ کیا ان پارٹیوں میں سے کسی کا بھی وزیر اعظم نہیں ہوگا, تو کوئی ڈارک ہارس سے ایمرج کرے گا. تو وہ جو ڈارک ہارس ہوگا وہ دیکھیں نا, جو ایک ڈارک ہارس انہوں نے سمجھ کے اس کو بٹھایا ہوا ہے جیل کے اندر, اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا, وہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ان کے بارے میں کچھ پازیٹیو تھنکنگ آ رہی ہے فوج کے اندر, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے. یہ صرف جنرل صاحب کا خیال ہے, ممکن ہے صحیح ہو, اب ذہین آدمی ہیں, رابطے بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ کرائم نہیں نظر آتے اس کے, اس لیے کہ وہ اپنا 2 مسئلے ہیں. ایک تو وہ بات مانتے نہیں ہیں کسی کی, عمران خان صاحب لچک ان میں نہیں ہے, اور دوسرا یہ جو شرطیں ہو سکتی ہیں, باتیں بہت سی گردش کر رہی ہیں کہ بھئی جو کچھ ہوا ہے اب اس کو بلا دیا جائے, جو ان کے ساتھ اپنے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اس کی بھی بات نہ کریں, اور جو نواز شریف صاحب کو, شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو جو رعایتیں دی گئی ہیں, جتنی بھی کرپشن انہوں نے کی ہے, وہ اس کی بھی کوئی بات نہ ہو, اور بھی کوئی چیزیں اس طرح کی ہیں, میں نہیں سمجھتا وہ مان سکتے ہیں. اور باقی اگر کوئی پازیٹیو آخر میں تو دیکھو, اور کیا ہوگا, حکومت بھی بنا لیں, چلائیں گے کیسے؟ مولانا فضل الرحمان حکومت چلائیں گے, اور نواز شریف صاحب چلائیں گے, اور زرداری صاحب ملک چلائیں گے. یہ اپنے کاروبار چلا سکتے ہیں, ملک نہیں چلا سکتے, اور یہ چلائیں گے, عوام کا اعتماد نہیں ہوگا, انویسٹر کا اعتماد نہیں ہوگا. آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ 1,30,00,000 آدمی نے اپلائی کیا ہے. استغفر اللہ. وہ اپلائی کرنے والے ہیں کتنے پچھلے برس؟ تو ظاہر خواتین تو اس میں بہت کم شامل ہوں گی, اور 55 برس سے 60 برس سے اوپر کی عمر کے لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہیں, بچے بھی شامل نہیں ہیں. تو کل تو 5-6 کروڑ آدمیوں سے 1,20,00,000 نے تو اپلائی کیا. 10-20 تقریباً ریٹ ہے جنہیں ویزا ملتا ہے. اور اب حالت یہ ہے, جیریز والے جو ہیں وہ نئے نئے دفاتر کھول رہے ہیں, اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور خیال ہے کہ اس سال 1.5 کروڑ آدمی اپلائی کریں گے. تو فرسٹریشن میں لوگ نکل رہے ہیں ملک سے باہر, اور وہ بھٹو کے دور میں جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ڈاکٹر, انجینئر, یہ وہ, جہاں کسی کے سینگ سما ہے وہ چلا جا رہا ہے. ملک چلائے گا کون, کس طرح؟ یہ جو انیشیٹو ہے, مین اسٹریم میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے کا اپنا اس کے مائننگ کے اور ایگریکلچر کے اور آئی ٹی کے, اور یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, یہ درست ہے, اس میں شبہ نہیں ہے, لیکن بھائی وہ بنیادی ڈھانچہ کہاں ہے, وہ دیواریں کہاں ہیں جس پہ چھت ڈالی جائے گی؟
तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते? थोड़ा सा तो बोले ना, कम से कम अपना रोल तो अदा मेन करें। स्ट्रीम मीडिया लोग कोई ऐसी वो नहीं है, एक यानी लोग अपने लालच और खौफ की वजह से खामोश रहते हैं। क्या अखबार इश्तहारात से अखबार भरे हुए हैं, 5,000 अखबार छपता है और उसमें 10 लाख के इश्तहार छपे हुए हैं, तो और यही टीवी पे भी इश्तहारों की भरमार है, और वो बेमनी इश्तहार है। बिल्कुल कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, क्या क्या मतलब है इसके, कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, क्लीशे है। और ये है, और इसी तरह के वो लोग अपनी, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो लोग अब सिमट जाते हैं, अंदर सुकड़ जाते हैं, वो अपने अपने फिक्र लायक हो जाती है। बड़ी अफ़सोसनाक सिचुएशन है। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताएँ कि शहबाज़ शरीफ़ साहब जो हैं, उनके 16 माह के बाद उन्होंने जाते-जाते अपने कारनामे अंजाम जो उन्होंने दिए थे, उनका ज़िक्र किया, और जाते-जाते वो ये भी कह के गए कि मैं तो 30 साल से आँखों का तारा हूँ। तो ये आँखों के जो तारे थे, ये जाते-जाते क्या दे के गए हैं जी हमें? हमारे मुल्क को कुछ नसीब हुआ है उनकी आमद कुछ से? भी नहीं, कोई चीज नहीं, यानी वो एक बड़ा क्राइसिस आते ही उन्होंने पैदा कर दिया, और क्राइसिस ही रहा पूरे दौर में, और क्राइसिस में छोड़ के चले गए। इसाक डार ने कहा 200 रुपए से कम में डॉलर होगा, अब डॉलर कितने का है, तकरीबन और 300। रोते रहे एलानिया, यानी चौक में खड़ा होके जैसे कोई आदमी रो रहा हो, गांव का नंबरदार जो है वो चौक में खड़ा होकर रोता रहे कि मैं तो जनाब हर तरह की कोशिश कर रही, और कांस्टेबल मेरी बात नहीं मानता, थानेदार मेरी बात नहीं मानता, तो उसकी बात कौन मान सुनेगा? क्या कहते रहे वो, इतनी सेल्फ पिटी का शिकार, बहुत बुरी तरह। अच्छा, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि मैं उनकी 30 साल से उनकी आंखों का तारा हूँ, दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने कहा कि नहीं वो तो ऐसे तंदन का था। तंदन का क्या मतलब है? ये कोई मान सकता है कोई आदमी जो जरा से भी कॉमन सेंस रखता है कि तंदन का है? और फिर उसकी तोजी ये की कि जी वो तो जेल में भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, जेल में रहे हैं, वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से रहे हैं, जेल में इसलिए तो नहीं रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। वो तो जनरल बाजवा ने उन्हें वजीर आजम बनाने के पर संजीदगी से गौर किया, कैबिनेट, वो खुद कहते हैं कैबिनेट तक मुझसे डिस्कस की, वो ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन हो तो इमरान खान ज्यादा पॉपुलर था, तो इसलिए उसको, और जनरल बाजवा ने खुद मुझसे बात की, अच्छा। बिल्कुल वन ऑन वन मीटिंग में, कि इमरान खान अच्छे वजीर आजम नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई दूसरा आदमी। मैंने कहा अब ला कैसे सकते हैं उनकी जगह दूसरा आदमी, वो तो पार्टी नहीं मानेंगे, इमरान खान नहीं मानेंगे। तो फिर उन्होंने बता दिया ना कि कैसे लेके आते हैं। गलत फैलाया हुआ है जनरल बाजवा का, इस पे बात नहीं हो रही। वो उधर मतलब एक से एक बात करते थे, उन्होंने फजलुर रहमान से कहा चढ़ दौड़ो कैपिटल पे, और बिलावल को और बचाते थे, और नए वालों से कहते थे, और शब्बर जाती ऑन रिकॉर्ड है कि कहते थे कि प्रॉपर्टी पर टैक्स ना लगाएं, और इसमें हमारे अदारे हैं। भैया आपके अदारे हैं, एक तो वो अपना, उनको क्या है टैक्स अदा करने में, क्या प्रॉब्लम है जी? उनके अदारे तो कारोबारी तौर पर कामयाब है, तो टैक्स ये उनका हाल था। यानी वो तो बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव में सोचते थे, और अब तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान में कभी रह सकेंगे। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो तो रहते हैं भी हैं और उनको कुछ भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। ये तो नहीं पूछना क्या मतलब, तो फौज के सरबराह हैं। ये जो बात है ना कि कुछ भी नहीं होता, ये हम सारी जिंदगी सुनते हैं, और हमेशा होता रहता कुछ ना कुछ। सोवियत यूनियन का कुछ नहीं हो सकता, वो टूट गया। अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, रूस को शिकस्त हो गई। अपना अमेरिकियों के दौर में भी कुछ नहीं हो सकता, अमेरिकियों को भी शिकस्त हो गई। ईरान में कुछ नहीं हो सकता, वहां खमीनी आ गया। अच्छा, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हमेशा किसी तरह के, उनकी सलाह हो गई। इस तरह नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होगा। इंडिविजुअल जो है उसकी एक मोहलत होती है, ये अल्लाह का कानून है, हर एक की मोहलत है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि किसी चीज की बुनियाद और मंतक क्या है। हर चीज एक दलील पर खड़ी होती है ना, या अगर बुनियादें मजबूत हैं तो भारत खड़ी रहेगी, वरना नहीं। ये जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट प्लान कर रही है उस तरह नहीं होगा, जिस तरह नॉन लीग प्लान कर रही है उस तरह नहीं होगा, जिस तरह पीटीआई प्लान कर रही है उस तरह नहीं होगा। ये कोई ना कोई फाइनली समझौता करना पड़ेगा, और कोई ना कोई रूल्स ऑफ गेम तय करना पड़ेंगे, और इलेक्शन होंगे, उसके लिए पहले कशीदगी खत्म करना जरूरी। तो वो कशीदगी कौन खत्म करेगा? आप जैसे लोग जो हैं जिनका एक ताल्लुक रहा है। नहीं, कशीदगी कौन क्या खत्म करेगा, ये कोई आइडिया, कुछ भी कोई भी लोग जो है ग्रुप ऑफ पीपल बन सकता है, तो आप बनाए ना। जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही जात की माँ है।
جب لوگ تھک جائیں گے، قرآن حدیث قدسی کیا ہے کہ آدمی اپنے راستے پر چلتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث قدسی کا، روتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تو جب یہ تھک جائیں گے، یہ کوئی سال 1.5 سال 2 سال کو ایسا طویل عرصہ نہیں، ایک تو روز آسمان گرتا ہے پاکستان میں، لوگ کہتے ہیں بس اب آسمان گر گیا، بس اب ختم ہوگی زندگی، ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، قوموں کی زندگی میں یہ کوئی طویل عرصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ انٹرنیشنل فیکٹرز کہاں تک اس میں انوالوڈ ہیں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کل جو گوادر میں واقعہ ہوا، اس کا بھی کافی چائنیز کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے۔ اسی طرح کے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں۔ پھر انڈیا کی طرف سنا ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی طرف ایک اولیو برانچ جو ہے وہ دی جائے تاکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کیا جا سکیں۔ تو کیا یہ خطے میں کچھ اس طرح کی چینجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں، آئندہ چند مہینوں میں بھی؟ نہیں، وہ تو دیکھ کر رہے ہیں، وہ تو مدتوں پہلے طے ہو چکا ہے۔ یعنی جنرل باجوہ، نواز شریف اور زرداری یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تسلیم کر چکے ہیں، انڈیا کی بالادستی مان چکے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پریکٹیکلی خیر، مجھے خورشید محمود قصوری صاحب وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ بلایا کھانے پہ، اپنے دفتر میں بلایا جی، اور یہ کہا کہ یہ فارمولا کشمیر کے لیے طے پا گیا، اور وہ سارے اس کے خطوط بیان کر دیے۔ وہ آپ ذہین آدمی ہونے کے باوجود بڑے سادہ آدمی، اور میں نے ان سے کہا قصوری صاحب اس کو نافذ کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہی سوال ہے، وہ نہیں نافذ ہو سکتا تھا، کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی طرح فضا کشیدہ رہے، برین ڈرین ہو جائے گا، سرمایہ سارا ملک سے باہر نکل جائے گا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ افلاس کیسا کتنا ہولناک ہوگا اور کتنی مہنگائی ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل فطری طور پہ لوگ تھک جائیں گے اس میں اور مسالت کریں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اچھا یہ جو امریکہ کا پچھلے دنوں میں سائفر والا معاملہ ہم دیکھ رہے تھے ہارون بھائی، وہ ختم ہو گیا ایک ہی دن کے بعد؟ پھر انہوں نے دوسری وہ اس میں بشرا بی بی کا کیس لے آئے، اس کے اوپر ساری جو ہے وہ نظر جو چلنی تھی وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا۔ دیکھیں نا، پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، سائفر کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اسد مجید صاحب نے تو جو سخت فکرے تھے وہ حذف کر دیے، ورنہ اس میں کیا پیچیدگی ہے بھائی؟ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا مداخلت ہوئی ہے، اس میں احتجاج بھی کیا گیا، وہ تو بالکل صاف ہے۔ وہ تو پروپیگنڈے کی گھر سے دیکھیں نا، جیسے جنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہوتا ہے شکست کا، تو آپ کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کوئی بڑی جنگوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ تو کنفیوژن پھیلانے کے لیے وہ کیا گیا اس کی ڈائری کا۔ اچھا جی، ڈائری فرض کیجیے 100% صحیح بھی ہے، اس میں کیا ہے ڈائری میں؟ کیا چیز ہے ایسی؟ انکشافات اور یہ اور وہ فلاں، اس زمانے میں کوئی ڈائری لکھتا ہے؟ یہ تو جاوید چودھری صاحب سے پوچھیں نا، جاوید چودھری صاحب سے پوچھیں نا کیا انہوں نے سامنے دو آدمی بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ایک جگہ ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، تو میں اسے وہ پہلے ڈائری پہ لکھوں گا پھر آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ تو جاوید چودھری صاحب بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے کتنا بڑا انکشاف کیا ہے۔ اور دفعہ کرو، کیا اپنا نام لے سو کاٹ دیجیے گا۔ اچھا چلیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا ان کو کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ان کے دوست ہیں آپ۔ نہیں دیکھیں نا، لچک کا مظاہرہ تو تب وہ کریں کمزور پوزیشن میں تو رہتے نہیں دیا، جب آپ کمزور پوزیشن میں ہیں تو آپ رعایت نہیں دے سکتے، اس وقت وہ دباؤ میں ہے، اور ویسے ضمانت تو ان کی ہو جائے گی، یعنی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ضمانت نہیں ہوگی، ضمانت تو ہو جائے گی، تو جب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہو تو پھر تو کچھ رعایتیں دے سکتے ہیں، اور وہ رعایتیں تو دینی چاہیے۔ آپ ماضی کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے، آپ ماضی تو نہیں بدل سکتے۔ میں تو وہ فارمولا کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم کا کوئی تعلق احتساب سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ادارے ہونے چاہیے، اور وہ ادارے کریں، اور ماضی کی بعض چیزوں کو معاف کیا جائے گا۔ 100% مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی، کچھ بڑے مجرموں کو سزا دی جائے، مستقبل کا لائے بولو بھائی نیلسن منڈیلا والا فارمولا۔ نیلسن منڈیلا والا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا فتح مکہ کے بعد، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا یروشلم فتح کرنے کے بعد۔ لا تسریب علیکم اليوم، وہی ایک ہے کہ بھائی یہ لڑائی جو ہے نا، اس کو مخالفت کو مخالفت رہنا چاہیے، اختلاف کا اختلاف رہنا چاہیے، بغض و عناد
को नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि कोई खान साहब को ये तजवीज करने वाले, मैं तो उन्हें जब आखिर दफा मिला तो उन्हें कहा कि सब्र बहुत अहम कीमती चीज है जिंदगी में। और बाद में मुझे ख्याल आया कि मुझे उनसे ये कहना चाहिए था कि आपको सूरह यूसुफ पढ़नी चाहिए। पैगंबर को 20 साल लगभग इंतजार करना पड़ा, जलील उल कद्र पैगंबर को, उनका बेटा खो गया था। मगर इसमें बेहतरी होती है, आप जो आजमाइश कुदरत की तरफ से आती है वो लाजमी ये तो नहीं होता कि भाई सजा है और आप उसको इंसानों से ही क्यों मंसूब करते हैं। कुदरत आपको इम्तिहान में डालती है, आप उससे गुजर के सुरखरू होते हैं। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, उसमें मुझे बहुत तनकीद भी सुननी पड़ती है। और भाई गाली देने से क्या फायदा है, तमस्कुर उड़ाने से क्या फायदा है, सही बात। दलील दो। जब आप अपना मुकद्दर शानदार दलाइल आपके पास है देने के लिए, और मुकद्दर नवाज शरीफ का तो केस ही कोई नहीं, जरदारी का तो कोई केस नहीं, फजलुर रहमान का तो कोई केस नहीं, आपका तो फिर भी कोई केस है। अपनी गलतियां माने, आप माने ना आपने बुजदार को बनाया था, आपने गलत मशीद चुने थे, आप कहें हमसे भी गलतियां हुई हैं, एलानिया कहें, और फिर ये है कि मुस्तकबिल के लाए अमल पेश करें। आपको तो हुकूमत मिलनी थी, आपको क्या जरूरत थी कि इतनी फिजा को गर्म करे। ये जरूरत तो मौलाना फजलुर रहमान की थी, जरदारी की थी, नवाज शरीफ की थी, शहबाज शरीफ की थी। सही बात है। आप कब जा रहे हैं जी मुलाकात करने के लिए इमरान खान साहब से, दिल कर रहा है आपका? नहीं, वो तो आपको ताज़ा लतीफ़ा सुनाओ। कई दर्जन आदमी जो हैं वो जेल चले गए हैं प्लानिंग करके। 2 आदमी ने कहा चलो इकट्ठे थाने चलते हैं, अच्छा। और तुम कहना कि मैंने पैसे लेने हैं, अटक और गिरदो नवाब है, और मैं कहूंगा कि हाँ मैंने पैसे देने हैं मगर मैं नहीं दे सकता, और वो फिर मुझे जेल भेज देंगे, तो मैं जरा अटक जेल में कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मुलाकात की इजाजत तो वकीलों को नहीं दे रहे, तो हमें क्या देंगे। नहीं आप वो मुशर्रफ का दौर मुख्तलिफ था, मैं गया था, मुलाकात मेरी तब भी नहीं हो सकी थी डेरा गाजी खां में। अच्छा। लेकिन मेरा वो उन्होंने रुका ले जाकर उनको किताब मैंने दी उन्होंने रुका लिख के दिया। वो भी डीआईजी को पता चल गया, वो पहुंच गया, वरना अगर सुप्रीडेंट होता तो मुलाकात भी हो जाती। फैमिली की तो फौरन हो गई थी। हाँ जी। और वो चंद दिन के बाद उनको छोड़ दिया था बस। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं थी वहां पे, इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि मक्खियां हो, मच्छर हो, कीड़े हो, ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जाहिर है कि मैं तो इसलिए चाह रहा था कि आप जाएं और आप नारे लगते हैं उनके वैसे। अच्छा। अब भी लगते हैं। अच्छा, वाह जी वाह। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं आई। और वो अडयाला जेल में लाने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कि अडयाला जेल में भी नारे लगेंगे। तो ये जो इन्होंने आईपीपी बनाई थी इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसका तो वो हाशिम डोगर साहब भी उन्होंने सुना है उधर शामिल हो गए, और कल उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की वो मुल्क गिर कन्वेंशन हो रहा है जी। 10 करोड़ मेंबर बन जाए उसके, वो तो पार्टी तो नहीं बन सकती। चलें हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अरुण भाई, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि अब आप थोड़ा सा अपना हैट जो है ना जर्नलिस्ट वाला, वो उतार के एक स्टेट्समैन वाला हैट पहनते हुए लोगों को इकट्ठा करके कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जो सबके दरमियान अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सके। और ये जो कश्मीर जब लोग सुनना चाहेंगे, मुफ्त के मशवरे की कौन कदर करता है। वो तो मुझसे बहुत बेहतर लोग मौजूद हैं, ये काम कर सकते हो। लेकिन वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक साहब को कहा गया कि भाई वो जाए बात करें, तो फिर दूसरे ने उनसे कहा कि नाम भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये जब थकेंगे ना सब, तो ये अभी इनको भागदौड़ करने दे, थकेंगे तो फिर जरदारी और नवाज शरीफ के बारे में तो, शरीफ और जरदारी खानदान के बारे में तो मेरा ख्याल ये है कि इनका मुस्तकबिल मुल्क से बाहर है, मुल्क के अंदर नहीं है। कुछ ज्यादा बहुत तवील अरसे के लिए नहीं तो यहाँ रह सकेंगे। बाकी जो है वो अपना, वो इमरान खान से मेरा ख्याल है उनको सुलह करनी पड़ेगी। आज ये बात, सारी बातें आपको अजीब लगेंगी, हमारी बातें तो लोगों को अजीब ही लगती हैं। जब हमने कहा था कि थर में कोयला है, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। जब हमने कहा 2.5 करोड़ दरख्त हैं ओलिव के, उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ा था। और जब हमने कहा था इमरान खान एक दिन वजीर आजम बनेगा, तब भी हमारा मजाक उड़ा था। ये नहीं है कि सारे अंदाजे सही होते गलत होते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि मुझे मालूमात इतनी नहीं होती, मगर मैं देखता हूँ कि कवानीन कुदरत क्या है, उसूल क्या है, तारीख में पैटर्न्स क्या है।
तो ये मसालियत ही होगी और क्या होगा। सही बात। एक कुछ मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। इससे मुश्किल वक्त गुजारे हैं, आगे यानी सदी डेढ़ सदी तो खाना जंगी होती रही। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में मुगलों की हुकूमत नहीं थी आखिरी वर्षों में। 18वीं 17वीं सदी के आखिर से लेकर 18वीं सदी के शुरू तक मराठों की हुकूमत थी, और बादशाह के कहने फिर अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया था। आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएं कि आज 14 अगस्त के हवाले से जो हालात हैं, इनमें कायद की और अल्लामा इकबाल की रूह जो है वो किस हालत में होगी? नहीं, उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। कायद आजम को तो हमने उनकी रुखसत होने के फौरन बाद बुला दिया। वो तो एक मॉडर्न मुस्लिम स्टेट का वाज़ेह तसव्वुर था। ये लंबी बात है कि उनका तसव्वुर पाकिस्तान का क्या था। एक जमहूरी, यानी उसको कहना चाहिए, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने उसके लिए सही इस्तिलाह कायम की थी, रूहानी जमहूरियत, जिसमें अखलाकी इक़दार की अहमियत हो, जिसमें अक़लियतें महफूज हों, जिसमें माशी इंसाफ हो, और जो सिविलियन बालादस्ती हो, मगर इस तरह नहीं कि सियासी पार्टियों की जमहूरी तश्कील हो। कायदे तो इलेक्शन कराते थे। उस जमाने में भी मुस्लिम लीग में हर सूबे में इलेक्शन होते थे, मरकज में भी इलेक्शन होता था। अच्छा, इसी तरह अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात भी वाज़ेह हैं, और वो तो जाहिर है कि उससे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। वो किताब पढ़े आप, महमूद अली साहब की कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की जो खुतब किताबत है, तो उससे वाज़ेह होता है। एक ये था मसला उसमें कि हर शहरी के लिए गारंटी होगी इस बात की कि उसको कम अज कम खाने के लिए मुयस्सर हो। है जी, तालीम को भी मेरा ख्याल जिक्र है। क्या बात। और अदारों की तश्कील जमहूरी होगी, वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट को, अल्लामा तो ये भी कह देते हैं कि पार्लियामेंट को इज्तिहाद का तैयार होना चाहिए, जो सही है, इसलिए कि पार्लियामेंट सारी मिलकर तो कोई गलत फैसला नहीं कर सकती अपना शहरी उसूलों के बारे में। सही बात है। चलें, इस पे इंशाल्लाह किसी दिन मेरा ख्याल है कि अलहदा शो करते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बहस भी चलती रहती है कि सेकुलरिज्म के कायद हवाले से। आज़म का जो तसव्वुर था ना रियासत का, उस पर अलग से बात करने की बिल्कुल जरूरत है। करेंगे, और एक बात, बिल्कुल करेंगे। हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो देखे ना, मुल्ला ने कहा कि मेरी मर्जी चले, हाँ उधर कम्युनिस्ट आ गए, हमारी मर्जी चले। तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? इस्लाम तो कोई दवा 144 है जो नफज कर दी जाए। इस्लाम अखलाकी तरबियत, तालीमी तरबियत चाहता है, और कम्युनिज्म तो यहाँ हो ही नहीं सकता। अब लिबरल पैदा हो गए। आपको पता है, मैं नाम लेके कहता हूँ, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने कहा कि अल्लामा इकबाल से जान छुड़ाए कौम। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके, हैं जी। हर आदमी जो है मुफक्कर बना बैठा है, और ये इतनी सादा सी बात नहीं बता कि भाई किसी कौम का एक इज्तिमाई मिजाज होता है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है, उसको बिट्रे करके तो आप कोई निजाम नहीं तश्कील दे सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई। इंशाल्लाह ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं, और ऐसी ऐसी जनाब चीजें आ रही है कि कोई हद ही नहीं। बस वही ना, वो बेलगाम से एक सिलसिला चल रहा है। हारून भाई इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। नहीं, लेकिन आखिर सेंस ऑफ डायरेक्शन एक कायम करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। वो 2 साल में होती है, 4 साल में होती है, जब भी होती है। देखिए, सब चीजों के बावजूद माशियत भी ठीक हो जाए, और जनाब निजाम अदल भी हद तक कायम हो जाए, जो आसानी से कायम नहीं होगा, इसके बावजूद एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है। वो पाकिस्तान का आईन है। बिल्कुल, अगर तब्दीली दरकार है तो उसी में तब्दीली की जाएगी। उसी में तब्दीली की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम एंड यौम आज़ादी मुबारक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।